नमस्कार। आज का पाठ है जार्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। सर्वप्रथम हम लेखक कमलेश्वर जी के बारे में जान लेते हैं। तो कमलेश्वर जी का पूरा नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। इनका जन्म हुआ था मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 27, 2007 फरीदाबाद में। ये कमलेश्वर उपनाम से भी जाने जाते थे। ये बहुत सारी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की, जिसमें से कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा आदि थी। साहित्यिक आंदोलन में नई कहानियों का ये अग्रदूत कहे जाते हैं। उल्लेखनीय कार्य इनका ये रहा। इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो थी वो थी कितने पाकिस्तान। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की, जिसमें डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी और एक और चंद्रकांता ये उपन्यास हैं। कहानी संग्रह है जिंदा मुर्दे एवं वही बात, आगामी अतीत, काली आंधी और बहुत सारी रचनाओं में से राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर इत्यादि रहा है। दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर भी आसीन कमलेश्वर जी ने दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी किए। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया इत्यादि। आइए हम इस पाठ के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो ये जो पाठ है जार्ज पंचम की नाक, इसमें प्रमुख पात्र हैं। एक हैं जार्ज पंचम, जिनकी स्टैचू है, जिनकी प्रतिमा है, जिसको बनाना है, जिसकी नाक गायब है। ये हैं जार्ज पंचम और ये है उनका स्टैचू। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस स्टैचू की नाक जो है वो गायब है। अब आते हैं दूसरे पात्र की तरफ। तो दूसरी पात्र है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। आप सभी को पता होगा, ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, इसमें जो समय है उस समय भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी और भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और महारानी जो होती थी, जो ब्रिटेन की महारानी होती थी, वो ही भारत की सर्वे सर्वा थी। ऑल इन ऑल जो है वो भारत की महारानी एलिजाबेथ थी। तो इनका आगमन था, ये इंडिया आने वाली थी। और तीसरा जो एक पात्र है वो है मूर्तिकार, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस स्टैचू की नाक को लगाना है। और देखते हैं पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी का घटनाकाल तब का है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ऐसे मौके में जार्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज हो जाने का डर था। इस पाठ में नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है। बेशक भारतीय समाज उनकी चमक से नहाया हुआ हो, पर उनके लिए भारतीयों के मन में सम्मान जरा भी नहीं है। वे सिर्फ दिखावे के लिए चाटुकारिता करते हों, पर मन में अब भी वही फांस फंसी हुई है। तो एक तरह से देख लें तो ये एक व्यंग कथा है। प्रस्तुत पाठ जो है वो व्यंग कथा है, जिसमें नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। और यह कथा जो है सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करती है, सत्ता से जुड़े लोगों के औपनिवेश मानसिकता पे तथा उनके विदेशी आकर्षण पे भी तीखा प्रहार करती है। आइए अब देखते हैं पाठ जार्ज पंचम की नाक। तो ये नाक है जो कि स्टैचू में लगाना है, ठीक है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। दर्जी, टेलर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। तो भारत उसी समय आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने हुए थे और उसका दौरा करने के लिए आ रही थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का
तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फोटो के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। पूरे फोटोग्राफर भी साथ में आ रहे थे। तो अब आते हैं, पहले समय काल देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं। तो इसमें लेखक कमलेश्वर जी बता रहे हैं कि ये उस टाइम की बात है, उस समय की बात है जब रानी एलिजाबेथ इंडिया आ रही थी। और उन्हें केवल इंडिया ही नहीं आना था, बल्कि उसी समय, उसी परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान दो देश अलग भी हुए थे, तो उन्हें भारत का भी दौरा करना था, उन्हें पाकिस्तान भी जाना था, उन्हें नेपाल भी जाना था। ठीक है। और इन सभी चीज़ों के लिए सारे लोग जो है, टेलर जो है, उनके जो दर्जी होते थे, उस भी परेशान था कि वो क्या पहनेंगी वहाँ जाएंगी तो। ठीक है। और चूँकि ये टाइम भी बीत चुका था, फोटोग्राफर लोग भी साथ में चलते थे, तो वो पूरी आर्मी जो है फोटोग्राफरों की वो रेडी थी उनके साथ आने के लिए। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। अब आप देखेंगे इस पार्ट में, तो महारानी एलिजाबेथ इंडिया आ रही हैं और इंडियन जो न्यूज़पेपर हैं, इंडिया के जो समाचार, भारत के जो समाचार पत्र हैं, उनमें जो ब्रिटिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं, ब्रिटेन के जो न्यूज़पेपर होते थे, उनकी कटिंग जो है वो चिपकती थी। मतलब उसका कुछ भाग जो है भारतीय लोग, जो भारत के जो न्यूज़पेपर वाले होते थे, अखबार वाले होते थे, उसमें आती थी और वहाँ के बारे में बताया जाता था कि किस प्रकार से जो है महारानी एलिजाबेथ के नौकर कैसे रहते हैं, उनके अंगरक्षक कैसे रहते हैं, उनके खाना बनाने वाले लोग कैसे रहते हैं, बावर्ची उनके सेफ कैसे रहते हैं। ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट जो है अखबारों में छपा रहता था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रही थी। मतलब महारानी एलिजाबेथ की जो भी किस्से थे, उनसे संबंधित वो सारी चीज़ें वहाँ के न्यूज़पेपर में छप रही थी और यहाँ भी सुनाई दे रही थी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, पालम आप न्यू दिल्ली जानते होंगे, पालम हवाई अड्डा है, वहीं पे आने वाली थी, उसके आगे देखते हैं। लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता का मीनिंग दिया है स्वाभाविक रूप से, मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट मतलब व्यापक परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन। पूरी दिल्ली जो है वो बदलने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों मतलब कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। महारानी एलिजाबेथ जब न्यू दिल्ली आने वाली थी, नई दिल्ली आने वाली थी, तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ पे, इसमें दिया गया है। तो वो दे रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ें परिवर्तित दिल्ली में, काया पलट होते जा रहा है, दिल्ली का पूरा चेंज होते जा रहा है दिल्ली। कैसे? तो दे रहा है कि जो सड़क थी वो जवान हो गई, मतलब नई हो गई, न्यू हो गई, सड़कें नई बन गई।
उसकी जो धूल बहुत दिनों से जमी हुई थी वो सब साफ हो गई। इमारतें, जो बिल्डिंग वगैरह थे, वो लग रहा था श्रृंगार की हो, मतलब उनकी भी पेंटिंग हो गई थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब इस पार्ट की जो सबसे असली समस्या है अब आती है। जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि इसका टाइटल है, जो इसका शीर्षक है, अब आता है वही मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। और ये हमने शुरू में बताया कि ये बहुत बड़ा व्यंग है। नई दिल्ली में सब है लेकिन नाक नहीं है। नाक से तात्पर्य आप सभी लोग जानते हैं, नाक कटना, नाक काट देना। ये हिंदी के बहुत सारे मुहावरे हैं, आप सुने होंगे। तो नाक कटना मतलब क्या होता है? इज्जत चली जाना। तो यहाँ नाक जो है प्रतिष्ठा की बात है। तो यहाँ दिया है लेकर कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो एक तरह से वो सभी लोगों को इस व्यंग के माध्यम से बता रहा है कि हम लोग ऐसी मानसिकता के शिकार हो गए हैं कि हमारी जो इज्जत है वो ब्रिटिश के हाथ में है। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं हमें। ठीक है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान, स्टोरी, कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, लाट मतलब स्तंभ, खंबे, पोल, स्तंभ, एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगता रहा, और लाट की नाक चली गई। तो अब ये स्टोरी ये होती है कि जॉर्ज पंचम का एक स्टैचू रहता है नई दिल्ली में, ठीक है, इंडिया गेट के सामने। लेकिन होता क्या है, सारे लोग वहाँ पे पहरेदार रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू है उसकी नाक जो है वो गायब हो जाती है। और उसी समय रानी आने वाली है। तो आगे देखते हैं, रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों मतलब भलाई चाहने वाले की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अर्थात अगर उस स्टैचू की, उस मूर्ति की नाक नहीं मिलेगी तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो अब वो लोग क्या करते हैं उस नाक के लिए, तो देखते हैं आगे। अब ये देखिए, मीटिंग हो रही है, ये मशवरे हो रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, विचार विमर्श हो रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी प्रमुख लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक टेबल के सामने और बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं अब हम देखते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला,
को हुक्म मतलब ऑर्डर दिया गया, आज्ञा दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि वो तुरंत जो है दिल्ली आ जाए। मूर्तिकार यों तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों मतलब ऑफिसरों के, अधिकारियों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। उनमें से, ये सारे लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, उनमें से एक ने बोला कि मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट खबर कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। जितने भी ऑफिसर, अधिकारी थे, हुक्काम थे, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते। ताकना मतलब देखना। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ, समस्या जो थी वो हल हुई। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब देखिए, एक तरह से ये जो है सरकारी व्यवस्था पे भी चोट है, व्यंग है। किस पे? जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, जो व्यवस्था है सरकारी, उस पे भी व्यंग है कि वो क्लर्क जो है अंत में यही बताता है कि वो जो फाइल है वो सब हजम कर चुकी है, कुछ भी नहीं है उसमें। हम ये नहीं बता सकते कि ये पत्थर किस पत्थर का बना हुआ ये लाट है, ये पोल है, स्तंभ है। अब देखते हैं आगे। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए जब क्लर्क बताता है कि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहाँ से लाट आई है, पत्थर किसका है, किस जगह से लाया गया है। फिर एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार मतलब यहाँ दिया है किसी कार्य के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। सरकारी व्यवस्था कैसे काम करती है, तो उस काम के लिए कमेटी बना दी गई और उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई कि आप हमें रिजल्ट देंगे कि ये लाट का पत्थर जो है कहाँ का है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती रही नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। अब मूर्तिकार जो है, ये जब डिसाइड होता है, मूर्तिकार कहता है कि मैं पूरे भारत में उस पत्थर को ढूंढूंगा जिससे ये मूर्ति बनी हुई है, और वो प्रारंभ कर देता है सर्च अभियान जो है, खोज वो जो है प्रारंभ कर देता है, और वो हिंदुस्तान के हर पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पे जाता है। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। सफलता नहीं मिलती उसको। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी। सिर लटकाना मतलब जब आपको सफलता नहीं मिलती, आप जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने जाते हैं, कुछ चीज़ों में सफलता नहीं मिलती है, तो वही है। मूर्तिकार वापस आता है उन हुक्मरानों के सामने, उन ऑफिसर्स के सामने, उस अधिकारियों के सामने, और उसका चेहरा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उसको सफलता नहीं मिली, वो पत्थर नहीं ढूंढ पाया। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला,
पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस तैस मतलब गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अब देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग यही है। क्या है इसमें? ये बता रहा है कि हम सब चीज़ें जो हैं विदेशियों की अपना चुके हैं। हमारा कल्चर, हमारा रहने का तरीका, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी सब जो है उसका अनुसरण कर रही है, उसकी कॉपी कर रही है, विदेशों की नकल कर रही है। अर्थात हमारे जो दिल हैं, दिमाग हैं, तौर तरीके हैं, रहन सहन हैं, ड्रेस सेंस जो है वो सब बदल चुके हैं। तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं जिनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके स्टैचू लगे हुए हैं। अगर आप आदेश दें तो उनमें से किसी की भी जिसकी नाक फिट अगर इसके इस स्टैचू के जाज पंचम के स्टैचू की जैसी आ जाएगी, नाक की जैसी, वो नाक में उतार के इस पे लगा दूंगा। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगा। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप मतलब साइज उसके पास था। उसने उसकी नाक की साइज जो है ले ली। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दिल्ली से वो सीधे बंबई जाता है। बंबई पहले, अब मुंबई। दादा भाई नौरोजी, ये सारे फ्रीडम फाइटर इंडिया के जिनके स्टैचू लगी हुई थी मुंबई में। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। मुंबई में किसी भी फ्रीडम फाइटर के जो स्टैचू थे उसकी नाक जो है उस साइज की नहीं आई। फिर वो गुजरात की ओर भागता है। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, टेस्ट किया कैसा इसकी साइज है, और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास, अब चेन्नई मद्रास का नाम हो गया है, भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों को से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा मतलब घूम जाने के बाद सब मूर्तियां देखा, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। अब देखो, बहुत ही सुंदर ये एक तरह से व्यंग है कि जॉर्ज पंचम की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो हमारे देश के किसी भी फ्रीडम फाइटर और नेताओं के समकक्ष नहीं है, बराबर नहीं है। ऐसा जो है लेखक उस मूर्तिकार के माध्यम से कहलवा रहा है, बता रहा है सभी को कि जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा इतनी नहीं है जो वो हमारे नेताओं की, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, हमारे फ्रीडम फाइटर की बराबरी कर सके। तो अब क्या होता है, अब देखेंगे आगे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार
सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में 1942, आप सभी को पता होगा उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। बिहार में उस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए। शायद बच्चों की नाक ही फीट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। और ये व्यंग फिर से है कि केवल नेताओं की ही नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नाक जो है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन किया, उनकी भी नाक मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक है। लेखक ये बताना चाहता है। आगे है, राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया, पेंट वगैरह जो है लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सारी चीज़ें एकदम अच्छी से हो गई। उसको, उस स्टैचू को धो दिया गया था, उसकी सफाई कर दी गई थी, एकदम क्लीन था वो, उसको पेंट इत्यादि कर दिए गए थे, कलर कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, ये थी कि उस मूर्ति का, उस स्टैचू का जो नाक था वो अभी भी गायब है। और वो पूरा मूर्तिकार इंडिया घूम लिया, सारे अलग अलग फ्रीडम फाइटरों के पास उनकी स्टैचू को देख लिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे उनकी स्टैचू को भी देखा, उनकी भी साइज़ देखी, लेकिन वो उनसे बड़ी निकली। अर्थात सभी लोगों की जो प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, वो जॉर्ज पंचम से ज़्यादा थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, मगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई। तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। जो बड़े बड़े ऑफिसर थे यही सोच रहे थे कि कैसे वेलकम किया जाएगा जब उनकी नाक ही नहीं लगी। तो एक तरह से तो ये अपनी नाक हमारी कट रही है इसमें। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई, एक अलग तरह का, आश्चर्यजनक तरीके का, जो सरप्राइज कर देता हो, ऐसा विचार उसके दिमाग में आया, उसके माइंड में आया। फिर वही पुरानी शर्त दोहराता है, किसका, कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मतलब ये न्यूज़पेपर वालों तक, समाचार पत्र वालों तक ये समाचार नहीं जाना था। और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब वो अगला उपाय बताता है कि इस स्टैचू की, इस मूर्ति की नाक कैसे लगेगी। तो वो कहता है कि जो 40 करोड़, उस समय, जिस समय की ये कहानी है, जिस समय की ये स्टोरी है, उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो 40 करोड़ थी। तो वो कहते हैं कि लेखक जो है उस मूर्तिकार के माध्यम से बताना चाह रहा है कि 40 करोड़ में से जिसकी भी नाक इसमें फिट बैठ जाएगी, वो जिंदा उसकी नाक को काट के इसमें लगा दिया जाएगा। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जब मूर्तिकार ने ऐसा बोला कि जिंदा नाक काट करके इस स्टैचू में लगा दिया जाएगा, तो सभी लोग शांत हो गए, सन्नाटा हो गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब चौंक उठा या भौचक्का होना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना, चूज करना, चुनना, सेलेक्ट करना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, सब धीरे धीरे कानों में बात की अपने अगल बगल आसपास, और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। जब उन्होंने बोला कि, मूर्तिकार ने बोला कि 40 करोड़ में से किसी की नाक इसमें लगा दूंगा, तो सभी लोग डर गए कि कहीं मेरी नाक की तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है। और जब फिर वो बोलता मुझे कि मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं चूज़ करूंगा कि किसकी नाक लगनी है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद उसको आज्ञा दे दी गई, इजाज़त दे दिया गया कि हाँ आप ढूंढो। तो देखो अब कैसे ढूंढता है वो।
अगले दिन जो है अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब, उसमें कीचड़ वगैरह सिल्ट वगैरह जो थे उसको निकाला गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को न थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जाना चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। जो प्लान था मूर्तिकार ने कि किसी भी 40 करोड़ में से भारत के किसी भी लोगों की जो नाक है वो जिंदा लगा दी जाएगी इसमें, तो वो दिन आ गया, नाक लगा दी गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। बुद्ध मतलब स्टैचू, जो मूर्ति होती है। तो जब ये बात होती है कि किसी की भी नाक लगा दी जाएगी, तो ये अगले दिन न कोई अभिनंदन समारोह होता, न कोई मानपत्र होता, न कोई उद्घाटन होता है, न कोई सार्वजनिक सभा होती है, न कोई स्वागत किसी का हवाई अड्डे या स्टेशन पे होता है, किसी का चित्र तक नहीं छपा, सब न्यूज़पेपर खाली थे। तो इसका मतलब ये है, इसमें दिया गया है कि एक तरह से देखा जाए तो सब जितने भी ऑफिसर जो भ्रष्ट थे, लोग जो एक तरह से गुलामी करते थे ब्रिटिश की, उनको ये डर था कि कहीं मेरे नाक की साइज जो है उस स्टैचू के नाक के बराबर ना हो जाए। इस डर से सारे काम जो है बंद हो गए। ठीक है, तो एक तरह से देखें इस पूरे पाठ में, तो ये जो व्यंग है वो सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, उनके औपनिवेश दौर की मानसिकता के शिकार जो लोग हैं, जो भारतीय लोगों में विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, उन सभी के ऊपर व्यंग किया गया। ये पहला व्यंग ये है। पहला जो व्यंग है वो है औपनिवेशी दौर की मानसिकता। हमारी मेंटेलिटी कैसी हो गई है, हमारा जो अट्रैक्शन है वो हमारे इंडियन सामानों पे ज़्यादा नहीं है, बल्कि विदेशियों की हम तुलना ज़्यादा करते हैं, वो कैसे रहते हैं। और यहाँ तक कि केवल उसी के ऊपर व्यंग नहीं है, यहाँ दूसरा व्यंग है न्यूज़पेपर के ऊपर। जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र लोग कैसे कैसे समाचार जो है पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि उनका कुत्ता कैसा है महारानी का, उनके खानसामे कैसे हैं, उनके सेफ कैसे हैं, उनकी नौकरानियां कैसी हैं, कैसे कैसे काम होते हैं, वो क्या पहन रही हैं, उनका टेलर क्या बना रहा है। जबकि भारतीयों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं था। और वर्तमान परिस्थितियों में भी देखा जाए तो न्यूज़ इत्यादि जो आते हैं, जो न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित चीज़ें हो रही हैं, जो न्यूज़, उसमें आप देखिए जो मुख्य विषय है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसका अभाव है। छपता क्या है, तो हमारे जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल में लिखा जाता है हमारे न्यूज़पेपरों में। तो कहीं ना कहीं ये जो कमलेश्वर जी हैं,
इन्होंने इस न्यूज़पेपर में जो समाचार पत्र, जो लोग अलग अलग चीज़ें, जो जानकारियां होती हैं, जो मुख्य सामाजिक जो समस्याएं उसको नहीं प्रकाशित करते हैं बल्कि उससे दूर चले जाते हैं, उस पर भी व्यंग उन्होंने किया। और तीसरा है, जो नाक है वो मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक को प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो सच्चे देशभक्त हैं, जैसे आपने देखा सारे जो स्टैचू वगैरह थे वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर के थे, वो सच्चे देशवासी थे, इसलिए उनकी नाकों का साइज जो है उस स्टैचू के साइज के बराबर नहीं आया। अर्थात उनकी जो मान प्रतिष्ठा थी, जो सच्चे देशभक्त थे, वो ब्रिटिश नीतियों के सदैव खिलाफ रहे, उनको कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये तीसरा कहीं ना कहीं दिखाया गया है, सच्चे जो देशभक्त हैं उनकी प्रतिष्ठा के बारे में। और जॉर्ज पंचम की कम प्रतिष्ठा को दिखाया गया यहाँ पे। तो ये तीन जो है मुख्य व्यंग्य हैं। और इस पाठ से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह संदेश मिलता है कि राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त एवं तार्किक बनाना चाहिए और सरकारी जो प्रक्रिया है उसको अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। देश एवं देशवासियों की भी यही है कि हमें अपने सम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि यह पाठ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।